मतलब इतनी मौतें देख ली है ना मैंने, इतने मरीजों को रोते हुए देख लिया, उनके जो तीमारदार अटेंडेंट्स होते हैं उनको रोते हुए देख लिया है। तो अब ये हो गया है कि मेरे लिए रोज़ का है, लाइक मैं कभी भी इमरजेंसी के सामने से निकल रहा हूँ, एक बॉडी पैक रखी होती है वहाँ पे। तब हमें पता चला कि भाई व्हाट इज़ द रियल टेस्ट ऑफ एमबीबीएस। 10th की मार्कशीट है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ के लिए, और 12th की मार्कशीट है कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर कर सकते हो। गवर्नमेंट में अच्छा होता है, पर वो वही है ना, अगर रिलीज 2 करोड़ रुपए हुए तो इम्प्लीमेंट होते होते वो 20-25 लाख रुपए ही बचते हैं, क्योंकि सबका कट निकल जाता है। कहते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए ना बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। आपको बंद कमरे में बैठ के किताबें चाटनी पड़ेंगी, इतनी मोटी-मोटी किताबें आपको पढ़नी हैं और मतलब इतना कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा मतलब कि कुछ भी ऐसा छूट ना जाए, एमबीबीएस में जब हम कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा छूट ना जाए, क्या पता उसके बाद डिसाइड करता है कि डॉक्टर आप आँखों के बनोगे, कान के बनोगे, नाक के बनोगे, दाँत के बनोगे। तेरा जब तू एमबीबीएस कर रहा था तो तेरा एक तूने सोचा था कि मैं किस चीज़ का करूँगा एमबीबीएस करने के बाद? तो जब मेरी एमबीबीएस हो गई थी, एक्चुअली क्या होता है ना कि एमबीबीएस होती है 5.5 साल की टोटल। उसमें 4.5 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है, जिसमें तुम हर एक डिपार्टमेंट में पोस्ट होते हो 1 महीने के लिए या फिर 15 दिन के लिए। जैसे आज के समय में वीकली होता है कि लाइक 2 वीक्स में डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट में रहूंगा, 6 वीक्स में गायनी में रहूंगा, 6 वीक्स पीडियाट्रिक्स में रहूंगा। तो वहाँ पर जब हम नॉर्मल डॉक्टर्स की तरह हम सारे काम करते हैं, मरीज आते हैं हम मरीज को देखते हैं, हमें बकायदा हमारी स्टैंप मिलती है, मैं प्रॉपर मरीज आएगा मैं उससे उसकी दिक्कतें पूछ के उसको ट्रीटमेंट दूंगा, अपनी स्टैंप लगाऊंगा कि ये मरीज मैंने देखा था। तो हम सीखते हैं, तो ऐसे करके हमें ना आइडिया कोई लगता है। एग्ज़ाम मतलब 4th ईयर का कोई एग्ज़ाम वगैरह भी क्लियर नहीं करना नहीं पड़ता नहीं है नहीं, क्या? वैसा कोई कॉलेज का एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम। जैसे मैं यूसीएमएस से हूँ, तो हाँ, मेरा कॉलेज आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली अच्छा। यूनिवर्सिटी में 3 कॉलेजेस आते हैं, मौलाना आज़ाद, हुँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। हुँ, ये 3 कॉलेज आते हैं, इन तीनों के जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं हुँ, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, और सारे ही एक ही शेड्यूल बनता है। अच्छा। तो वो होता है, उसके बाद जो हमारी ये रिजल्ट आता है वो भी डी की तरफ से आता है। तो बाकी तेरी रैंक क्या थी? उसमें रैंक नहीं होती, उसमें नंबर्स होते हैं, और उसमें डिविजन्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन। उसमें बस तुम ये होता है कि उसमें तुम्हें मिनिमम चाहिए 50% पास होने के लिए। जो लग रहा होगा कि बहुत आसान होता है 50%, बट 50% लाना बहुत मुश्किल है एमबीबीएस में। तो होगा भाई, इतना कुछ पढ़ना पड़ता है। मुझे लगता है 2 ही एग्ज़ाम मतलब वैसे तो सारे एग्ज़ाम जो अच्छे-अच्छे सेक्टर्स में हैं वो सभी जैसे चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे जज का हो, चाहे वो आपका आईएएस ऑफ़िसर माने यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। तो ये अच्छी जो फ़ील्ड्स हैं उनमें एग्ज़ाम भी ज़ाहिर है टफ़ होंगे। लेकिन फिर भी यार थोड़ा बहुत तो ये होता है ना कि यार नहीं यार मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैं ईज़िली क्रैक कर गया। तेरा इंटरेस्ट था तभी तू क्रैक कर गया या नहीं यार लगे हैं, अब ले लिए बायो करो करते हैं डॉक्टर बनते हैं और कोई ऑप्शन नहीं मेरा है? यही था, मेरा हमेशा से यही था कि ले लिए भाई हो तो बनना ही है डॉक्टर। और तेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं कुछ और कर पाऊँगा? मेरा प्राइमरी गोल डॉक्टर बनना था ही नहीं हुँ, शुरुआत से। हुँ। बायो ले ली थी, कोई और बायो लेने के बाद ना करियर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, उसमें भी अगर तुम बेस्ट पूछना है तो ऑब्वियसली एमबीबीएस ही है। डॉक्टर ही है। बाकी तुम बायोटेक में जा सकते हो, जूलॉजी बॉटनी इसमें पीएचडी वगैरह कर सकते हो, और भी आज के टाइम में तो बहुत सारे 2-2 3-3 साल के कोर्सेज आ गए, तुम वो करके किसी फील्ड में जा सकते हो, एग्रीकल्चर में जा सकते हो बॉटनी लेकर। पर एक हुँ, जो मेन होता है जिसके लिए लोग बायो लेते हैं वो एमबीबीएस ही होता है। तो फिर मेरा ये था कि बायो ले लिए तो अब एमबीबीएस तो कर ही लो, तो इसीलिए मेरा बन गया था। लेकिन फिर जब मेरी एमबीबीएस शुरू हुई, तब फिर मैं जैसे पेशेंट से इंटरेक्ट करने लग गया, और जब ह्यूमन बॉडी को पढ़ने लग गया, फिर इंटरेस्ट जागा। मैंने कहा कि यार कुछ किया सही किया, कुछ सोच समझ के, बिकॉज इट्स ऑल लाइक कनेक्टेड। मे बी शायद मुझे जब मैं बायो चूज़ कर रहा था तब नहीं पता था कि क्या करूँगा आगे, पर जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, जो पढ़ रहा था चीज़ें, तब मुझे फैसिनेटिंग लगा। मैंने कहा यार जो किया जो सोचा उस टाइम पे समझ में नहीं आया, पर अब उसका सेंस बन रहा है। अच्छा जब तू एमबीबीएस करने गया, फर्स्ट डे तेरे कॉलेज का, उस दिन क्या हुआ था? हमारे में ऐसे होता है कि अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, करिकुलम हमारा चेंज हो गया एमबीबीएस का। पर 2018 में ये था कि जब मेरी एमबीबीएस शुरू हुई, मेरा एडमिशन मुझे फर्स्ट राउंड में मिल गया था यूसीएमएस। और ये था कि सेकंड राउंड में जो और कोई बढ़िया मिलने नहीं वाला था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि गए हमें, उन्होंने बताया कि आपको इस दिन आना है, आपके 2 दिन, हमारी शायद 2 दिन हमारी ओरिएंटेशन क्लास हुई थी। उसमें जो भी प्रोफेसर्स थे, जो भी एचओडी थे डिपार्टमेंट्स के, 19 डिपार्टमेंट्स के, वो सारे आए थे। हमें प्रॉपर मतलब एक तरह से इंट्रोड्यूस किया था कि तुम अब तुम्हारे आगे 5.5 साल क्या होने वाले हैं, तुम क्या करोगे, तुम्हें कैसे करना होगा, क्योंकि सब नया था हमारे लिए। तो
तो उन्होंने सारी चीज़ें हमें समझाई कि तुम ऐसे करोगे ये होगा। फिर हमें अलग अलग, जैसे हमारे माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसका हमें टूर कराया गया था, सारी लैब्स दिखाई गई थी, पैथोलॉजी में सारे स्पेसिमेंस हमें दिखाए गए थे। उसके बाद हमको हॉस्पिटल का टूर कराया गया था जो हमारे कॉलेज से एसोसिएटेड है। उस हॉस्पिटल का टूर करा, चीज़ें समझी। फिर पहले दिन यही हुआ था। दूसरे दिन थोड़ा और इससे ऊपर हो गया था कि उन्होंने हमें बताया कि तुम्हें क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा। एक प्राइमरी एक गोल होता है कि हाँ मुझे इतने परसेंट लेकर आने हैं। पर उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि तुम लोग मतलब मुझे आज भी याद है, उन्होंने एक चीज़ बोली थी, प्रोफेसर थे, तुम लोगों को लग रहा होगा कि लाइक 98% 99% ला के तुम लोग टॉपर हो, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे 50% तुम्हें लाना मुश्किल हो जाएगा। वो लिटरली हुआ जब हम फर्स्ट ईयर में क्या होता है, एनाटमी होती, तीन हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हमारा हुआ था एनाटमी का ग्रैंड टेस्ट, जीटी। और वो इतना टफ था ना, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे तो 63 आए थे 100 में से। पर मैक्सिमम लाइक 50% से ज़्यादा क्लास फेल थी उसमें, क्योंकि इतना टफ होता है। और तब हमें पता चला कि भाई व्हाट इज़ द रियल टेस्ट ऑफ एमबीबीएस, कि कितना पढ़ना है। और वो जस्ट पहला या दूसरा महीना था हमारी एमबीबीएस का, तो हमें मतलब टेस्ट पता चल गया था कि भाई क्या होने वाला है 5.5 साल में। तो ये एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनकी गर्लफ्रेंड बन पाती है? हाँ भाई। तो फिर टाइम कैसे निकाल लेते हो? फिर टाइम कैसे निकाल लेते हो? एक्चुअली क्या होता है, बन तो जाती है, सबकी बनती है, टाइम भी निकाल लेते हैं। पर क्या होता है ना कि 24 घंटे तो लिमिटेड ही हैं, तो उसमें ना हमें एक्लेमेटाइज होना है। अब वो 24 घंटे में, अपने 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 8 घंटे सो रहा हूँ, 4 घंटे मौज मस्ती कर रहा हूँ। मेरे साथ वाला शायद 4 घंटे सो रहा होगा, 12 घंटे मौज मस्ती कर रहा होगा, और बाकी 8 घंटे सो रहा होगा। हर एक इंसान अलग होता है। और एमबीबीएस में आके ऐसा नहीं है कि टॉपर जो था, जिसकी नीट यूजी में बहुत अच्छी रैंक आई थी, वो हमेशा टॉप कर रहा है। सब चेंज हो जाते हैं आके। सब चेंज हो जाता है। सब सब चेंज हो जाते हैं। पर लगता नहीं है कि भाई इसने टॉप किया था, इसकी ऑल इंडिया रैंक इतनी आई थी, और अभी ये ऐसा है। और ये होता है लिटरली। तू जो बोल रहा है कि इतना टफ एग्ज़ाम होते हैं, तो फर्स्ट ईयर का जो तूने एग्ज़ाम मेरे को बताया, ऐसा हुआ है किसी का कि यार 99, 98 नंबर आए हों उस एग्ज़ाम में? नहीं, किसी किसी के नहीं आते, आते ही नहीं है। नहीं आ सकते, आई मतलब आ सकते हैं, पर कोई इतना नहीं पढ़ सकता कि उसमें क्वेश्चन भाई 3 सब्जेक्ट्स है तुम्हारे, तुमको पूरा कौन-कौन से? चाटना है, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर के। और तुमको वो पूरे चाटने हैं, उसके बाद भी तुम्हें नहीं पता कि क्वेश्चन में क्या पूछा हो। और तुम्हें नहीं पता कि जो तुम्हारे आंसर चेक करेगा उसको वो चीज़ें आती हैं, या फिर वो और तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैं इसको प्रोफ़ेसर्स का पढ़ाने का तरीका जो है, उसका फेलियर मानूँ, या स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, या वो फ़ोकस नहीं है इतना है, इसलिए उसके नंबर नहीं आ रहे हैं? डिपेंड करता है, हर एक बच्चा अलग होता है, कोई फोकस करके पढ़ रहा है, कोई बिना फोकस करके पढ़ रहा है, किसी ने बस टारगेट बनाया है कि प्रोफ़ेसर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर अच्छा पढ़ाता है। प्रोफेसर क्यों, एमबीबीएस में एक फ़ायदा बस यही है कि जो डॉक्टर सुबह मरीज देख रहा है, वो दिन में आके हमें पढ़ा रहा है। तुम एमबीए कर रहे हो, तुम बिजनेस स्टडीज कर रहे हो, तो तुम्हें कोई एलन मस्क आके नहीं पढ़ा रहा, तुम्हें कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आके नहीं पढ़ा रहा। पर हमारा ही प्रोफेशन ऐसा है जिसमें जो वो सुबह देख रहा है ना मरीज, वो दिन में आके हमारे साथ एक्सप्लेन कर रहा है कि आज मैंने ये मरीज देखा। इवन जब मैं था, जब मेरी इंटर्नशिप थी, तब मैं देखता था पेशेंट्स को। फिर हम लोग रात को जैसे बैठे हुए हैं हॉस्पिटल, अपने हॉस्टल के अंदर बैठे हुए हैं, बात चल रही है कि मैं जैसे मैं ऑप्स गाइनी में बैठा दिन में मेरी ऑप्स गाइनी में था मैं, मेरा कोई दोस्त पीट्स में था, मेरा कोई दोस्त मेडिसिन में बैठा था, कोई सर्जरी में बैठा था, बातें चल रही हैं। सब बता रहे हैं कि भाई आज मैंने ये पेशेंट देखा, आज मैंने ये पेशेंट देखा। सर्जरी वाला बोल रहा है आज मैंने फेब्रोएडेनोमा की सर्जरी करके आया हूँ। तो वो लगता है कि यार हाँ, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ना वो हम कर रहे हैं, और हमें जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ करके आ रहे हैं। सुबह सुबह ओटी लगते हैं, ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर आता है सर्जरी के, जैसे हमारे जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, सुबह वो सर्जरी कर रहे होते हैं, दिन में आके हमें पढ़ा रहे होते हैं 12 से 1 की क्लास में। तो वो चीज़ें वो देख कर आ रहे हैं, तो वही हमें पढ़ा रहे होते हैं। बस इस प्रोफेशन में यही चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी मतलब लगती जो है, कुछ भी वो रियलिस्टिक, कंप्लीट रियलिस्टिक। अब तुम बिजनेस स्टडीज कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, तुम्हें वो बिजनेसमैन आके नहीं पढ़ा रहे, टाटा बिरला ये लोग आके नहीं पढ़ा रहे तुमको। तुमको बस प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, और अगर वो इतना अच्छा पढ़ा रहे होते तो वो उनका भी बिजनेस टाइकून होता। पर एमबीबीएस में ये कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो सुबह वो देख रहे हैं। होना चाहिए। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा-सा चीज़ें बहुत ऐसी बहुत हैं। बहुत बेकार है अपना। नहीं, पता क्या है? हम ना 3 कैटेगरी में डिवाइड हैं। जैसा अगर तूने वो पाताल लोक देखी हो तो। हम्म। पाताल लोक देखी उन्होंने वो जो जो स्टेट डाउन उन्होंने आया हुआ है। जो बनाया है ना स्टेटस, कि सबसे अमीर लोग जो हैं, वो ये हैं, उससे छोटे-छोटे वाले वो ये हैं, और जो बिल्कुल गरीब हैं, जो मतलब हमें लग रहा है कि हम पावरफुल हैं, मिडल क्लास फैमिली।
भी एक तरीके से पताल लोक में ही बैठी हुई है आज के टाइम में। तो वो दिखा रहे हैं, हमारे पास ना ही लेटेस्ट एजुकेशन है, ना ही हमारे पास कोई ऐसा अच्छा मॉडल नहीं है। मॉडल जो जिससे हमें लगे कि हमारा बच्चा स्कूल में जो पढ़ने जा रहा है, मतलब आज भी आपके बच्चा वो पढ़ रहा है जो मैं मतलब आज अगर कोई बच्चा स्कूल में होगा 9th-10th में, तो तूने मैंने पढ़ा था वही पढ़ रहे होंगे। लेकिन जबकि आज के हिसाब से रॉकेट साइंस में कितना डेवलपमेंट हो चुका है। मतलब कुछ भी ले आज लो, एआई ले लो, रॉकेट आज भी हम साइंस में कुछ भी मतलब ले लो। मैं अपने जैसे अपने एक भाई को पढ़ा रहा था, तो मैं उसकी साइंस की बुक देख रहा था, वो कि आज भी वही चल रहा है कि हम रॉकेट से हम जब जाते हैं तो ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। वो पार्ट जो हो चुका, वो ठीक है, पढ़ा लो। लेकिन लेटेस्ट क्या चल रहा है? अब नया क्या चल रहा है? वो बच्चा जब बिल्कुल अलग ही दुनिया मतलब खूब बड़ा हो जाएगा, उस फ़ील्ड में प्रॉपर जाएगा, तब जाके वो करेगा। जितने अच्छे जो कॉलेजेस हैं, टॉप के, वहाँ मैं बोल सकता हूँ शायद अच्छा हो। बेसिक स्टडीज़ इंडिया में, बेसिक एजुकेशन तो सेम ही है, और मैं तो जैसे निकल चुका इस फेज़ से, तो मेरे को बस एक ही चीज़ पता चली है कि 10th की मार्कशीट है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ के लिए, और 12th की मार्कशीट है कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर कर सकते हो। इसके अलावा 10th और 12th का कोई मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का कोई मोटिव नहीं है। कुछ नहीं सीखते, क्योंकि एक मतलब एक भेड़ चाल सी है कि भाई केरला या साउथ में इंडिया में जो पढ़ रहा है 12th क्लास में, वही कश्मीर में भी वही पढ़ रहा है। एक वो ठीक है, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बेसिक एजुकेशन को आपने बहुत बेसिक बना रखा है कि इंसान ना, उसको 10th के बाद वो तीन चीज़ लेनी है, या तो आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा, साइंस लेगा। वो उसके आगे आप सोचने ही नहीं दे रहे हो उसको। नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, पर वो हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, और उसको होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो स्कूल हैं वो पुराने टाइम के हिसाब से बने हुए हैं। टीचर्स भी नहीं है उसके। आप अगर अप्लाई भी कर दो तो टीचर्स कहाँ से लाओगे? ट्रेनिंग हर हर जगह कंपल्सरी होनी चाहिए। या तो आप टीचर्स लेकर आओ, आप टीचर्स वैसे लाओगे तो उनकी भी तो ट्रेनिंग वैसी होनी चाहिए। ट्रेनिंग का आपके पास कोई मॉडल नहीं है, तो वो चीज़ है ना, थोड़ा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है इसका, पर एकदम से 5-7 साल में तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तेरे लिए सबसे टफ़ क्या था? एमबीबीएस करते समय, वो उस जर्नी में सबसे टफ़ क्या था तेरे लिए कि यार ये चीज़ ये मतलब मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ नहीं मिल पा रही है या ये क्यों हो रहा है मेरे साथ इतना? एमबीबीएस में सबसे ज़्यादा होती है ना, वो सबकी स्लीप साइकिल है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती है करने के लिए। सुबह तुम्हें कॉलेज जाना है, उसके बाद आके 4 बजे हम कॉलेज से फ्री होते हैं, या 5 बजे। उसके बाद आके तुम्हें सोना भी है, तुम्हें उठ के तुम्हें अपना भी देखना है। जिम अगर तुम जाते हो, तुम्हें जिम करनी है, कोई स्पोर्ट्स खेलता है उसे वो करना है, कोई कोडिंग कर रहा है उसे वो चीज़ सीखनी है। सबके साइड हसल चल रहे होते हैं, कोई स्टॉक्स में, कोई क्रिप्टो में, थोड़ा 1-2 घंटा उसमें दिया, उसके बाद तुम्हें पढ़ना भी है। उसके बाद तुम्हें दोस्तों के साथ बैठना भी है, खाना भी खाना है, सारी चीज़ें करनी है। तो रात को आराम से 2 ढाई तो बज ही जाता है, उसके बाद में तुम्हें सुबह 8 बजे पहुंचना ही है। तो वो एक स्लीप साइकिल ना बहुत रहती है स्टार्टिंग से, जैसे फर्स्ट ईयर से धीरे धीरे वो खराब होने लगती है, और जैसे जैसे तुम एमबीबीएस निकल खत्म होने वाली होती है ना, उस समय पर पूरी वो खत्म हो चुकी होती है तुम्हारी स्लीप साइकिल। तुम्हें नहीं पता कब तुम सोओगे, कब तुम क्या करोगे। और जब तुम्हारी 4.5 साल खत्म होती है ना, तुम इंटर्नशिप शुरू होती है, उसमें तुम प्रॉपर डॉक्टर हो। तो तुम्हारे शेड्यूल बनते हैं कि आज 9 बजे से सुबह रात के 9 बजे तक मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में होगी, या फिर रात के 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक मेरी होगी। तो जैसे आज का मेरा दिन अच्छा रहा, जैसे आज मैं सुबह 9 बजे गया हॉस्पिटल, रात को 9 बजे आ गया आराम से, 1-2 बजे 1 बजे सो गया, सुबह उठ के अपना प्रॉपर अगले दिन का शेड्यूल बना लिया। अब मान लो मेरा आज नाइट ड्यूटी है, रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक जाना है, तो अब मैं जब सुबह 9 बजे आऊँगा, कल सुबह जब फ्री होऊंगा मैं 9 बजे, तो मैं सोऊंगा, 10 बजे तक सोऊंगा, मान लो आया अपना नहाया वाया सो गया। उसके बाद मैं उठ ही 6 बजे रहा हूँ, तो मेरा हो गया पूरा स्लीप शेड्यूल खराब। अब मैं जब शाम के 6 बजे उठ रहा हूँ, तो रात को फिर मेरे को नींद आएगी थोड़ी नहीं इतनी जल्दी, 2 या 3 4 बज जाएंगे, फिर परसों की सुबह खराब। और ये वो शेड्यूल चलता रहता है। और ये तो जस्ट अभी हम इंटर्नशिप में ये हाल होता है। जो प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं, जैसे मेडिसिन बहुत हेक्टिक ब्रांच है, पर ये टॉप जो रैंकर्स होते हैं वो लेते हैं इसमें। जो जैसे मैं जीटीबी हॉस्पिटल में था, तो हमारे मेडिसिन के पीजी का शेड्यूल क्या होता है, 36 आवर कंटिन्यूसली ड्यूटी, फिर 12 घंटे का ब्रेक, फिर 36 आवर्स। कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। जैसे आज सुबह मेरी 8 बजे से ड्यूटी शुरू होगी, ठीक है, कल शाम के 8 बजे मेरे 36 घंटे कंप्लीट होंगे, ठीक है। 8 बजे नया बंदा आएगा, जब वो आएगा तभी मैं जाऊँगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं जैसे ही 8 बजे में चला गया, नहीं, वो आएगा, मैं उसको बताऊंगा कि भाई इस 36 घंटे में मैंने क्या क्या मरीज करे एडमिट, उनका मुझे क्या लगा कि इनको क्या दिक्कत थी, इनको मैंने क्या ट्रीटमेंट दिया। तो जाते जाते मेरे को 10 बज जाएंगे, ठीक है। और अगली सुबह 8 बजे दोबारा आना है मेरे को। और ये जो 36 घंटे होते हैं,
इसमें मैं कितना देर सोने को मिलता है, मैंने अपने पीजीज को देखा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 घंटे सो पाते हैं, वो भी कैसे, आधा घंटा आप सो गए, फिर 20 मिनट तब सो गए, फिर 1 घंटा मिल गया सो गए। या फिर कोई पेशेंट नहीं आ रहा है रात को इमरजेंसी में, तो जैसे मैं इंटर्न था, तो मेरे को बोल दिया कि निश्चल कुछ अगर आता है कोई पेशेंट, तू देख लियो, अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को उठा दियो। तो मैं देखने लगता हूँ पेशेंट, जैसे हाइपरटेंशन का पेशेंट आ रहा है, मैंने देख लिया ठीक है, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया, उसका बीपी कंट्रोल हो गया, डिस्चार्ज कर दिया मैंने। कभी कभी एमआई के पेशेंट्स आते हैं, एमआई का पेशेंट है तो ईसीजी पढ़ना होता है, अब वो तो पीजी है तो वो तो आराम से समझ जाएगा, लेकिन मैं इंटर्न हूँ, मैं उतनी अच्छी तरह मैं उसको डिकोड नहीं कर सकता कि उस ईसीजी में क्या आ रहा है। ये तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि एमआई है, पर उसमें एमआई भी दो तरीके के होते हैं, एसटी एलिवेशन है, एसटी डिप्रेशन है, फिर क्या पता कुछ और तो उसको दिक्कत नहीं थी जिसकी वजह से वो ये हो गया। तो वो सारी चीज़ें होती है, तो फिर उसको उठा दूँ कि सर एक पेशेंट आया हुआ है, इसको ये था, ईसीजी दिखा दिया, समझ गए सर कि हाँ इसको एमआई है, इसको लोड कर दे बस। तो ये होता है, तो शेड्यूल ना बहुत सबका ऊपर नीचे रहता है। तो स्लीप साइकिल एमबीबीएस में सबकी खराब है, और सब यही चाहता है कि बस मेरी स्लीप साइकिल शेड्यूल सही हो जाए। जैसे अभी रिसेंटली हो तो वो पता हो लास्ट जो नवरात्रि वगैरह था आई थिंक, तो पूरा आगरा बीमार हुआ था नवरात्रि में मोस्टली। वो पुटू की पकौड़ियाँ, हाँ हाँ कुटू काटा वगैरह खाया था। तो पूरा मतलब मैं गया मेडिकल में गया हुआ था, तो एक रिलेटिव थे वो बीमार हो गए थे, तो मैं सुबह मॉर्निंग में उनको लेके पहुंचा। तो मैंने देखा कि पूरा परिवार का परिवार जो है एम्बुलेंस में बैठ के आ रहा है, मतलब काफ़ी एक एक बेड पे चार चार मरीज थे इमरजेंसी में। ठीक है, अब इतनी बुरी कंडीशन थी वहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है, और सब लोग वही परेशान हो रहे हैं, वॉमिट हो रहा है सबको, बहुत बहुत। लेकिन मैं देख रहा डॉक्टर बहुत कूल है, मतलब वो इतना कोई प्रेशर नहीं ले रहे, इमोशनल है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो इसकी अलग से ट्रेनिंग देते तुम लोगों को, या तुम लोगों को आदत हो जाती है आदत हो करते नहीं जाती रहते? है, सैचुरेट हो जाते हैं हम लोग ना, एक मोमेंट आता है कि यार बस अब क्या ही है, क्योंकि तुम कभी भी किसी भी सरकारी, जैसे हम लोग सरकारी अस्पताल में हम लोगों ने काम किया, तो हमको वहीं की आदत है। वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मिसमैनेज्ड होती है, क्योंकि प्राइवेट में पैसा ज़्यादा लगता है, जब फंड ज़्यादा होते हैं चीज़ें अच्छी होती हैं। पर गवर्नमेंट में अच्छा होता है, पर वो वही है ना, अगर रिलीज 2 करोड़ रुपए हुए तो इम्प्लीमेंट होते होते वो 20-25 लाख रुपए ही बचता है, क्योंकि सबका कट निकल जाता है। तो मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है ना कि तुम सरकारी अस्पताल के अंदर ना हर जगह पर कोई रो रहा है, कोई मर गया, कुछ भी हो गया, तो अब ठीक है, मैं जैसे मैं नया नया जब मैं आया था तो मैंने किसी को मरते हुए देखा, उसके घर वाले रो रहे थे, तो मेरे को बुरा लगा। पर मैं थोड़ी आगे चला, वहाँ पर कोई और रो रहा है, और वार्ड में पहुंचा, वहाँ कोई और रो रहा है, ओपीडी में कोई और रो रहा है। तो मैं कितनों से मतलब कनेक्ट करूँ इमोशनली, एक ना एक मोमेंट आएगा जब मुझे ये होगा कि हाँ ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब तू आ गया है अगर मेरे पास में, ठीक है मैं दवाई देके तेरे को भेज दूंगा। तो फिर यही होता है धीरे धीरे ना, विद लाइक पैसेज ऑफ टाइम ना हम सैचुरेट हो जाते हैं कि मतलब इतनी मौतें देख ली है ना मैंने, इतने मरीजों को रोते हुए देख लिया, उनके जो तीमारदार अटेंडेंट्स होते हैं उनको रोते हुए देख लिया है। तो अब ये हो गया है कि मेरे लिए रोज का है, लाइक मैं कभी भी इमरजेंसी के सामने से निकल रहा हूँ, एक बॉडी पैक रखी होती है वहाँ पे, तो मैं कितनों से एसोसिएट कर सकूँ मैं ऐसे ना इमोशनली। तो मेरे लिए मतलब मेरे लिए भी वो फिजिकली लाइक पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको भी बोलूँ कि हाँ कोई बात नहीं, तेरे मरीज की दिक्कत थी, ये था वो था, और मरीज आते भी बिल्कुल एंड स्टेज पर हैं। हम इंडियंस की मेंटलिटी ये होती है कि अगर मेरे हाथ में फुंसी हो गई है तो मैं तब नहीं आऊँगा, जब वो पूरी फैल जाएगी ना तब मैं आऊँगा, और फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि डॉक्टर भगवान है तो बचा ही लेगा। पर डॉक्टर तो भाई डॉक्टर है, मैं भी इंसान ही हूँ। तो बच गया तो बच गया, नहीं बचा तो फिर मेरे हाथ में तो था नहीं ना। अब जैसे अब हम मेंटलिटी देख ले, मुझे तू बता दे तूने लास्ट टाइम अपना डेंटल चेकअप कब कराया था, है ना? हमने हम फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने कभी नहीं करा। वही वही चीज़ है, हमारी मेंटलिटी नहीं है। जब दांत दर्द में दर्द करने लग जाएगा बिल्कुल पूरा, जब हमारा कैनाल जो रूट कैनाल होता है पूरा खराब हो जाएगा, तब फिर आएंगे। कब कराना चाहिए उन्हें? यार मुझे लगता है कि ना वंस अ ईयर सारे तुम्हारे बेसिक इन्वेस्टिगेशंस बॉडी के होने चाहिए। अच्छा, क्या क्या चेकअप कराने चाहिए? देखो उसमें ऐसे कराना चाहिए कि सबसे पहले हमें कंप्लीट हीमोग्राम कराना चाहिए, जिसमें हमारी हीमोग्लोबिन आ जाती है, हमारे आरबीसीज आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाती है, डब्ल्यूबीसी आ जाती हैं। उसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट कि लिवर पता चल जाता है कि बेसिक लिवर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। किडनी फंक्शन टेस्ट करा लो आप, अपना लिपिड करा सकते हो, कोलेस्ट्रॉल करा सकते हो, थायराइड फंक्शन टेस्ट करा सकते हो। तो एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन इतनी ठीक है। अगर तुम ठीक है आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक डेंटल चेकअप भी करा लो, पता चल जाएगा कि तुम्हारा कोई कैविटी तो नहीं है दांतों में, क्योंकि आज के टाइम में जो हमारा मतलब खाने पीने का तरीका है वो सबके है।
तो ये सब चीज़ें अगर हो जाए ना तो सही रहता है, सही है, एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। ये चीज़ें ना इंश्योरेंस क्लेम करने में भी हेल्प करती हैं कि अगर तुम्हारा ना कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है तो अगर तुम जैसे इंश्योरेंस लोगे तो सही रहेगा। क्योंकि इंश्योरेंस जब तुम लेते हो ना उसमें भी ये होता है कि तुम्हें पहले से तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब मान लो मेरे को पहले से दिक्कत थी हाइपरटेंशन की, बट मैंने इंश्योरेंस में नहीं बताया, तो वो आगे जाके क्लेम करने में दिक्कत होती है, और इंश्योरेंस वाले बहुत चालाक होते हैं। तो ये रीज़न होता है, इसलिए एक ना ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। भले ही तुम्हारे 1000 रुपये साल के लग रहे हैं पर एटलीस्ट तुम्हें पता है कि हाँ मेरी शरीर सही काम कर रहा है। अगर कभी मान लो कभी ज़्यादा आ गया कुछ, मान लो मैंने लिवर फंक्शन टेस्ट कराया, हल्का सा कुछ एंजाइम बढ़ा हुआ है, तुम्हें पता है कि हाँ शायद मैंने अल्कोहल वल्कोहल पी थी उसकी वजह से ही हो गया होगा, अल्कोहल छोड़ दूंगा या जितनी मैं फ्रिक्वेंट पीता था उस कम कर दूंगा तो वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। डायबिटीज़ का मैं करा सकता हूँ कि हाँ मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा मीठा खाता रहता हूँ, एक बार अपना फास्टिंग ब्लड शुगर करा लूँ या रैंडम ब्लड शुगर करा करा लूँ, तो एक आइडिया रहेगा कि हाँ मेरा इतना था इस टाइम पर, ठीक है प्री डायबिटिक था, पर अगर मैं ये सब चीज़ें छोड़ दूंगा तो मैं वापस से मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। तो एक ये आइडिया रहता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये टेस्ट मतलब साल में हमें, हाँ, फुल बॉडी फुल चेकअप। बॉडी चेकअप जो है वो हमें साल में एक बार करा लेना चाहिए। अच्छा, हमें मतलब कोई पर्टिकुलर एज भी है इसमें कि जैसे मतलब बच्चों को कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? मतलब लाइक 8 साल का, 10 साल का, 15 साल के बच्चों को कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? या डिपेंड करता है, अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई सिम्टम्स नहीं है तो मत कराओ, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, ये छोटे बच्चे होते हैं 8-10 साल के, ये अपने मम्मी पापा की गाइडेंस में ही रहते हैं। जो खाते हैं मम्मी पापा ही खिला रहे होते हैं, तो एक माँ बाप तो अच्छा ही खिलाएंगे, तो एक वो एक रहता है कि हाँ माँ बाप अगर कर रहे हैं तो वो अच्छा ही कर रहे होंगे। दिक्कत ये, पर जैसे बच्चा बड़ा होता है बाहर खाने लगते हैं चीज़ें, उसकी आदतें बिगड़ने लगती हैं, तब फिर लगता है कि हाँ अगर करा ले तो ज़्यादा सही रहेगा, पर एडल्ट को तो मतलब वन सही है करा लेना चाहिए। डॉक्टर्स जब आप बनते हो, तब आप एक शपथ लेते हो। वो शपथ क्या होती है? तेरे को याद है? हाँ वो हिपोक्रेटिक ओथ होती है, वो हम सबको लेनी होती है। उसमें ये होता है कि कभी भी अगर मेरे पास में कोई भी मरीज आएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का हो, या मेरे कोई पर्सनली मैटर्स क्यों ना हो उससे कि भाई मेरी दुश्मनी थी, जानी दुश्मनी, मैं हमेशा मुझे उसकी मदद करनी होगी। अब चाहे मेरे पास टेररिस्ट भी आए, अब मुझे पता है भाई इसने हज़ारों लोगों को मारा है, पर उस टाइम पर मुझे उसको बचाना है, मुझे उसके जितने भी वुंड्स हैं मुझे उनको क्लोज करना है, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है, अगर ज़रूरत पड़ती है मैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट दूंगा, पर मुझे उसको बचाना है। अब चाहे उसने कितने भी बुरे काम क्यों ना करे हो, रेपिस्ट भी आ रहा है मुझे उसको भी बचाना पड़ेगा, भले ही मुझे पता है कि भाई ये बहुत गलत काम करके आया है, पर मेरे को बचाना पड़ेगा उससे। बस हिपोक्रेटिक ओथ यही करवाती है कि तुम अपने प्रोफेशन से कभी बैक ऑफ नहीं कर सकते, तुम्हें वो मरीज की सेवा करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, चाहे उसके कितने भी बुरे कर्म क्यों ना रहे हो। अच्छा, जैसे मान लिया अब तू कह रहा है कि तूने एक शपथ ले ली कि मेरा दुश्मन भी आ जाए तब भी मैं करूँगा, हेल्प करूँगा। डॉक्टर का ईगो कितना बड़ा होता है? हाँ बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन है ये। डिपेंड करता है डॉक्टर कैसा है और वो किस पोस्ट पर है, क्या ब्रांच है उस पर। क्योंकि अब मान लिया अगर कोई डॉक्टर है भाई उसके पास हजारों मरीज आ रहे हैं दिन में, वो 100-200 देख रहा है, तो ऑब्वियसली एक ईगो वाला तो आ ही जाती है। और वो ईगो ऐसी नहीं है कि भाई मैं नहीं कर रहा मदद इसकी, ये भाड़ में जाए, ऐसा नहीं होता। पर ये होता है कि लाइक मैं ईगो नहीं होती वो ना प्रोफेशनलिज्म होता है कि लाइक अगर मुझे 9 बजे चीज़ चाहिए तो मुझे 9 बजे ही चाहिए, मैं लेट नहीं करूंगा, मेरे लिए मेरा टाइम कीमती है। अगर मुझे इतने बजे से इतने बजे तक बैठना है तो मैं इतने बजे से इतने बजे तक ही बैठूंगा, बाद में मैं अपने घर पे जाके सोऊं कुछ करूं, पर ये है ईगो, मुझे लगता है शायद ज़्यादा भारी वर्ड हो जाएगा, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा आ जाता है एक पॉइंट के बाद में। जब तुम प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगे हो और तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे पास में मरीज बहुत आ रहे हैं, तुम अब आराम से बैठ के खा सकते हो, यू कैन ग्रो योर हॉस्पिटल, यू कैन ग्रो योर क्लिनिक, तो उस टाइम पर प्रोफेशनलिज्म किक कर जाता है, और उसमें फिर ये चीज़ें हो जाती है कि मुझे पैसा तू बता कितना है, पर मेरे को काम अगर मैं तेरे से कुछ करवा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना सेटअप खोला, मेरा बढ़िया चल रहा है पुराना वाला, अब मैंने नई ब्रांच खोली, नया हॉस्पिटल खोला, तो मुझे चाहिए कि भाई इसमें बंदा चाहिए मेरे को इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, तो मुझे चाहिए अगर तू पैसे ले रहा है मेरे से, मेरे को काम बिल्कुल चाहिए। ये नहीं है कि 19-20 तू करे, ये नहीं है कि तूने पंचुअलिटी थी कि भाई मैं फलानी तारीख को कंप्लीट कर दूंगा, तू लेट कर रहा है। तो वो चीज़ें प्रोफेशनलिज्म में आ जाती हैं, और फिर ना क्या होता है कि अगर जब वो चीज़ है वो नहीं कर पाता, टाइम पर नहीं दे पाता, तब फिर ये हो जाता है कि हाँ ये डॉक्टर ऑब्वियसली भाई मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ मैं तो बोलूंगा ना कि तूने मेरे को इतने टाइम पर करने के लिए बोला था, अब तू लेट कर रहा है, तो सामने वाले को लगता है कि भाई बड़े डॉक्टर है, ईगो है। पर ऐसा कुछ नहीं होता ईगो जैसा ना डॉक्टर, क्योंकि यार करना तो मेरे को मरीजों को ही ट्रीट है, और मरीज मैक्सिमम मरीज जो होते हैं वो बहुत गरीब तबके के आते हैं,
तो उनको देखकर ही ऐसे हो जाता है कि यार मतलब उसके मैं क्या ही वो दिखाऊं। जैसे मैं सरकारी हॉस्पिटल में होता हूँ, तो इतने गरीब गरीब मरीज आते हैं कि मतलब उन पर रहने की भी कुछ नहीं होती वो जुगाड़, वो फुटपाथ पर रह रहे होते हैं। कहीं से चोट लग गई, कुछ लग गई, इन्फेक्शन फैल गया, टिटनेस हो गया, कुछ भी हो गया, आ गए कि डॉक्टर साहब बता दो क्या करें। तो हम जैसे बोलते हैं कि घर पे साफ सफाई रखो, तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब घर तो है ही नहीं, हम तो फुटपाथ के नीचे रहते हैं। तो इतने गरीब तबके के मरीज आते हैं, तो ये तो दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पाते। पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये है कि अपनी इनबिल्ट फार्मेसी होती है, वहाँ से फ्री दवाइयाँ मिल जाती हैं। फ्री मिल जाती हैं? फ्री दवाइयाँ मिलती हैं सारे, मैक्सिमम जो कॉमन कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, तो वो डॉक्टर वहाँ पर थायराइड। लिखता है या? हाँ, मुझे लिखना पड़ेगा। मेरे पास मरीज़ आएगा, मैं ओपीडी में बैठा हुआ हूँ किसी भी उसके डिपार्टमेंट की, जैसे मैं मेडिसिन में बैठा हुआ हूँ ओपीडी में, मेरे पास मरीज़ आया, उसने मेरे से बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को ये दिक्कत है। मैं समझ गया, मैंने कहा हाँ इसको हाइपरटेंशन है या कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको दवाई लिख दूंगा, मैं उसकी सारी स्टैंप लगा दूंगा अपनी। पर मेरे को ये है कि दवाई मेरे को ड्रग लिखना होगा, मैं ब्रांड का नाम नहीं लिख सकता। अगर मैंने किसी भी ओपीडी के पर्चे पर ब्रांड का नाम लिख दिया, अपनी स्टैंप लगा दी, और वो मरीज निकला कहीं लॉयर या कुछ ऐसा तगड़ा बंदा निकला, तो वो मेरे को 2 मिनट में मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ किसी भी ब्रांड नेम लिखने में। मुझे, कब तक? हाँ, कब तक मतलब मैं जब तक जब गवर्नमेंट। तक मैं गवर्नमेंट में काम करूंगा मैं किसी भी ब्रांड को नहीं लिख सकता अपने पर्चे पर ओपीडी के। अगर मैंने वो लिख दिया और सामने वाला जर्नलिस्ट निकल गया, कोई भी निकल गया, उसने कहा कि भाई इसको तो पकड़ फंसवाते हैं, तो मुझे बहुत आराम से वो फंसवा सकता है। मेरी स्टैंप लगी हुई है, मेरा स्टैंप पर मेरा डीएमसी नंबर लिखा हुआ है। जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो मैंने दिल्ली मेडिकल काउंसिल का मेरा एक नंबर है, 5 डिजिट का, वो मेरी स्टैंप पर लिखा हुआ है, और मेरी स्टैंप लगी है, और मैंने उसमें कुछ भी गड़बड़ी की हुई है पर्चे पर, 2 मिनट में वो मेरा करवा सकता है लाइसेंस कैंसिल। तो बस खत्म लाइसेंस मेरा, फिर मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, फिर मुझे दोबारा नीट देना पड़ेगा अगर मैं एलिजिबल हुआ तो। फिर दोबारा वही सब चीज़ों से घूम फिर के आऊँ। मे भी शायद नहीं बनने दें वो लोग, मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ कभी हुआ नहीं है ना, मेरे जान पहचान में किसी के साथ हुआ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या करना होगा। पर मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि अगर मैं एलिजिबल हुआ तो मैं दोबारा शायद नीट यूजी दूँ, फिर नीट पीजी दूँ, फिर वापस डॉक्टर बनूँ। ये है, क्या पता कोई और प्रोफेशन चूज कर लूँ मैं। तो सिर्फ आप ड्रग का नाम दोगे, आप किसी ब्रांड का नाम नहीं दोगे? अच्छा, जैसे यार पहले जब डॉक्टर्स थे मतलब वो अपने फ्री टाइम में सोसाइटी में जाकर कुछ प्रॉब्लम्स होती थी तो जाकर हाँ, देते थे, सारी चीज़ करते थे। एक-एक मरीज़ पे वो घंटों लगाते थे। जैसे मान लीजिए कोई मरीज़ आया और बोला कि मेरे को ना ये प्रॉब्लम्स है। अब वो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आएगी कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो वो प्रॉपर उस पे आर-एन-डी कर रहा है, प्रॉपर उस पे टाइम दे रहा है। अब डॉक्टर्स का टाइम घंटों से मिनटों पे आ गया और मिनटों पे कुछ सेकंड्स पे आ गया। तो क्या ये डॉक्टर का एक्सपीरियंस बढ़ गया है या अब लोगों की जान की कीमत डॉक्टर की निगाहों में कम हो गई है? पहला रीज़न ये है कि मरीज़ की नंबर बढ़ गया है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे 2-3 चीज़ें ही पूछनी है उससे, मरीज से 2 इन्वेस्टिगेशन करानी है, 2 मिनट में डायग्नोसिस बना दूंगा मैं। डायग्नोसिस बन गई, फटाफट ट्रीटमेंट शुरू हो गया। मैं क्यों ही उसके पास बैठूँ इतनी देर तक, मैं तब तक कोई और मरीज देख सकता हूँ। मरीज ही बहुत आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे मेडिसिन में बैठा हुआ हूँ, तो मेडिसिन में मेरे जीटीबी हॉस्पिटल में इतनी भीड़ आती है, इतनी भीड़ आती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर एक रूम में एक सीनियर रेजिडेंट बैठता है, एक जूनियर रेजिडेंट या फिर इंटर्न बैठता है, हम 2-3 जने बैठकर हम मरीज को देख रहे होते हैं। अब दिन में आते हैं 200-300 पेशेंट्स आते हैं एक रूम में। अब मुझे उन सबको देखना है। अगर मैं अपने लिए भी, अगर मैं 50 पेशेंट्स भी ले लूँ अपने लिए, तो हमारी ओपीडी लगती है 9 बजे से 1 बजे तक, 4 घंटे की। अब 4 घंटे में मेरे को 50 पेशेंट्स देखने हैं, 4 घंटे में मिनट 240 मिनट हो गए। अब 50 से अगर मैं देखूँ तो 5 मिनट पर मरीज बनता है मेरा, और 5 मिनट में मैं क्या ही बात कर सकता हूँ। मरीज लोड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये नहीं है कि मेरे को 9 बजे से 1 बजे तक की ओपीडी है तो मैं 1 बजे उठ के चला जाऊंगा। जब तक पेशेंट नहीं खत्म हो जाते तब तक मेरे को बैठना है वहाँ पे। अब ओपीडी वो 2 बजे तक चले, 2:30 बजे तक चले, 3 बजे तक चले। तेरे पेशेंट तुझे देखने, अगर मान ले पेशेंट ही नहीं आए तो? 1 बजे तक मान ले तेरा 9 से 1 बजे तक का टाइम है, तुझे 50 मरीज़ देखने हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को 50 ही देखने हैं। हुँ, हुँ, मेरे रूम में इतने इतने मरीज आएंगे, वो डिपेंड कर सकता है। अगर मंडे हुआ, क्योंकि संडे को ओपीडी बंद रहती है, ठीक है। ठीक है। अब मंडे को सबसे ज़्यादा भीड़ आती है। अब मंडे को मैं बैठा हूँ तो 50 के 100 भी आ सकते हैं, 200 भी आ सकते हैं। एक रूम में डिपेंड करता है, बहुत मरीज आते हैं। मतलब वो जब तक दूसरा डॉक्टर आके कह नहीं देता कि भाई चलो आप जाओ मैं ले लेता हूँ आपकी। नहीं, ऐसा 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 भी नहीं होता भाई, कोई इतना अच्छा नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि सब सब अपने में परेशान है। और एक रूम नहीं है मेडिसिन का, मेडिसिन के 7-8 कमरे होते हैं, उसमें मरीज आ रहे होते हैं। हर कमरे में इतने इतने मरीज आ रहे होते हैं, सबको मिलके देखना होता है।
और जैसे मैं मरीज़ देख रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया क्या इसको क्या दिक्कत है, तो मेरे साथ सीनियर रेज़िडेंट बैठा हुआ है, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ कि सर ये मुझे लग रहा है, अब क्या हो सकता है? तो ऐसे बहुत बार होता है, कुछ भी मरीज़ आ जाता है किसी भी चीज़ का, लेडी आ गई है, उसको कुछ लग रहा है, तो मुझे लगा कि यार ये कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। तो मैंने सीनियर रेज़िडेंट से बोला, मैंने कहा सर ये मुझे कुशिंग लग रहा है। तो पूछते हैं तुम्हें अच्छा क्यों लग रहा है? तो मैं बताऊँगा कि 2-3 कैरेक्टरिस्टिक बता दिए मैंने कि हाँ ये, तो कहते हैं हाँ हो सकता है इसका ये करवा दो, एक इन्वेस्टिगेशन इसका सीरम कॉर्टिसोल करा दो। तो उससे रेंज आ जाएगी कि हाँ इसका तो ये दिक्कत है। जैसे मान लें अगर आपको कोई भी बीमारी है, तो कोई एक कॉमन टेस्ट होता है क्या कि यार ये टेस्ट आप करा लो, सबसे पहले आपको ये टेस्ट कराना चाहिए, चाहे मेरे सिर में दर्द हो, चाहे मेरे पेट में दर्द हो, चाहे मेरे लंग्स में पेन हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो कोई ऐसा कोई कॉमन एक टेस्ट होता है या सबका इंडिविजुअल अलग-अलग होता है? सबका इंडिविजुअल सबका अलग होता है, डिपेंड करता है आप क्या आपके कंप्लेन के साथ आए हैं। अब आपके पेट में दर्द हो रहा है तो मैं आपसे, जैसे आप मेरे पास में आए कि मेरे डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं पूछूंगा कितनी देर पहले से हो रहा है, बताओ 2 घंटे पहले से हो रहा है, मैंने कुछ खाया था आपने? तो आप बताओगे हाँ मैं बाहर का मोमोज खा के आ गया था या कुछ भी, मैं राइस खा लिए थे। तो मैं अकॉर्डिंगली सोचूंगा कि हाँ यार 2 घंटे खाया है इसने, राइस वाइस खाया है, तो मे बी शायद इसको बैक्टीरिया, हाँ कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैं अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगा आपका। तो मैं वो दे दूंगा आपको। या आप बोलोगे नहीं डॉक्टर साहब मेरे तो ये होता रहता है, 2 हफ्ते से मेरे दर्द हो रहा है, कभी होता है कभी सही हो जाता है, कभी ये दोबारा शुरू हो जाता है, रात रात को शुरू हो जाता है। तो मैं सोचो क्या हो सकता है, मैं पूछूंगा किस जगह दर्द हो रहा है। अब वो मेरे को बताया डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, तो मैं यहाँ पर सोचूंगा कि यहाँ पर क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं। लिवर होती है, किडनी होती है, गॉल ब्लैडर होता है। तो मुझे अकॉर्डिंगली पूछना होगा कि आप शराब पीते हो? तो वो बोलेगा कि हाँ डॉक्टर साहब। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि भाई क्या पता लिवर में कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं लिवर पालपेट करके देख लूँगा। या फिर मैं बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन लिवर फंक्शन टेस्ट करा लूँगा, तो उसमें एंजाइम्स बढ़े हुए आ जाएंगे। तो लग जाएगा कि हाँ इसको अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, तो अकॉर्डिंगली उसका मैं ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगा। या फिर मुझसे ये पूछ सकता हूँ कि तुम क्या खाना खाते हो, बताएगा डॉक्टर साहब मैं तो फ्राइड फैटी फूड खाता हूँ डेली, सुबह शाम। तो फैटी लिवर डिजीज़ हो सकती है। लिवर डिजीज़ भी जो होती है वो फैटी, जैसे लिवर डिजीज़ होती है वो भी 2 तरीके की होती है, नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक। जो अल्कोहल पीते हैं उनको भी फैटी लिवर हो सकता है, जो अल्कोहल नहीं पीते उनको भी फैटी लिवर हो सकता है। वो ऐसे हाँ फ्राइड फैटी फूड खाने की वजह से वो भी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो फिर मैं यूएसजी करा सकता हूँ। अगर वो बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है बहुत समय से, तो वो जो खट्टी डकारें वगैरह आती हैं आपको, तो बोलेगा कि हाँ डॉक्टर साहब खट्टी डकारें भी आती है मेरे को। तो मैं पूछूंगा अच्छा खाना खाने के बाद क्या करते हो? डॉक्टर खाना खाने के बाद सर मैं तो टेक लेके सोफे पर बैठ के टीवी देखता हूँ। तो मुझे लगेगा कि ये तो रिफ्लक्स हो रहा है इसको, तो इसको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो रही है। तो उसके 2-3 ड्रग हैं वो दे दूंगा 1 महीने के लिए। बोल दूंगा कि 1 महीने में दोबारा आके दिखा देना। तो दोबारा आके दिखा देगा, तो उसके अगर सिम्टम सही हो गए तो उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ थी, अगर नहीं हुए तो फिर मैं एक बार सोचूंगा कि हाँ कुछ और हो सकता है, तो मैं इसका यूएसजी करवा दूंगा एक बार। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यूएसजी वगैरह ये सब चीज़ें फ्री होती हैं, जैसे मेरा हॉस्पिटल है गुरु तेग बहादुर, तो यहाँ सब कुछ फ्री है। एक्सरे, यूएसजी और सीटी स्कैन, सब चीज़ें फ्री हैं। क्योंकि बहुत गरीब मरीज आते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और बाहर अगर आप जाओगे तो प्राइवेट वालों की मर्जी है वो कितने रुपए लें। लैब वाला अल्ट्रासाउंड के 800 रुपये भी ले सकता है, 1000 रुपये भी ले सकता है। सरकारी में फ्री हो जाता है। पर अब फ्री हो रहा है तो भीड़ बहुत होती है, आपका नंबर एक एक महीने बाद का होता है। तब तो मरीज़ निकल लेगा। डिपेंड करता है, सही भी हो जाते हैं, कोई कोई ऐसे आ जाते हैं। कोई कोई मरीज तो ऐसे आ जाते हैं इमरजेंसी में रहने के लिए जगह नहीं है, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, आके लेट गए, हमने दवाई भी दे दी उसको, कह रहा है डॉक्टर साहब भी दर्द हो रहा है। तो हमें पता होता है कि ये भाई ये फर्जीवाड़ा कर रहा है ये। तो फिर हाँ ऐसे आते हैं मरीज, रुक रहा है, अंदर एसी लग रहा है, मई जून में गर्मी चल रही होती है, मेडिसिन इमरजेंसी में आ गए लेट गए, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, बाहर से पर्चा बनवा लिया, पर्चा भी फ्री बनता है। ऐसे आते हैं मरीज, हमें पता होता है कि कौन है कैसे है, वो पता चल जाता है उसकी हरकतों से। आके सो गया, उठ रहा है, कहा बाबा उठो, अब अच्छा लग रहा है, दर्द सही हुआ? नहीं बेटा दर्द हो रहा है, हमें पता है भाई दर्द कहाँ हो रहा है। तो ऐसे का बहुत आते हैं मरीज। हम जैसे मान लें कोविड की अभी जो वैक्सीन जो लगी थी, ठीक है? और ये जो कोविड के बाद से हार्ट अटैक्स होना ज़्यादा हो गए हैं, पहले इतने नहीं होते थे। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं कि वैक्सीन की वजह से ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं या इसका कोई और कारण हो सकता है? क्योंकि बहुत कम एज के मतलब पुरानी बेल्ट को इतना हार्ट अटैक नहीं आ रहा, लेकिन यंग एज में जा रहे हैं, जो मतलब काफ़ी फिट हैं। फिट इन द सेंस कि वो जिम भी जा रहे हैं, सब कुछ है, अच्छे खासा मतलब अभी 2 घंटे पहले बंदा अच्छा खासा खेल के आया है और एकदम से उसको हार्ट अटैक आया और उससे पहले कभी उसे हार्ट अटैक भी नहीं आया। कहते हैं ना कि 3 हार्ट अटैक उससे होते हैं और पहले में ही आदमी निपट जा रहा है।
कारण क्या है इसका? दोनों ही बातें हो सकती हैं कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं, एमआई वगैरह हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, ये कोविड की वैक्सीन की वजह से भी हो सकता है और नॉर्मल फिजिकल कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है। चक्कर ये था कि जो कोविड वैक्सीन बनी थी वो उसको उसने बहुत टाइम नहीं लिया उस वैक्सीन को बनाने के लिए, जो कंपनीज है, कि प्रॉपर टेस्ट हो सके कि पोस्ट वैक्सीन साइड इफेक्ट्स क्या है उसके, वो हुए ही नहीं। तो इसकी वजह से अब पता चल रहा है वो साइड इफेक्ट्स क्या है। लंग फिब्रोसिस हो रही है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। कोविड की हो सकती है क्योंकि कभी किसी को अगर ऐसा कोई सिम्टम कभी था नहीं, कोई फैमिली हिस्ट्री थी नहीं हार्ट अटैक वगैरह की, कोविड वैक्सीन लेने की वजह से हो रहा है, हो रही है ये चीज़ है। पर वही है कि अब डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पा रही ना चीज़ों की। हार्ट अटैक आया बता, अब तुरंत उनका मैं वो हो जा रहा है, मतलब पोस्टमार्टम का हो तो पता चले। हाँ, पोस्टमार्टम हो। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जिम जा रहे हैं, यंग एज में आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि जिम जाते हैं ना जो लोग, उनके में एक दिक्कत हो जाती है दिल में, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। एक ये जो बीमारी होती है ना, इट इज़ अ आज के करंट टाइम में इट इज़ डॉक्यूमेंटेड दैट इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक डेथ इन यंग एडल्ट्स। जिम जा रहे हैं, हार्ट तेज काम करता है, तो वो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी एक कंडीशन होती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इसमें ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो आपके हार्ट के साथ हो रही है। पर ये चीज़ ज़रूर है कि इट्स द मोस्ट कॉमन लीडिंग कॉज। आज के इवन मेरे दोस्त को हो गया था, मेरा मेरा दोस्त है, वो उसके भैया थे, उनको ये हो गया था, वो जिम कर रहे थे और उन्होंने क्या किया, वेट वेट उठाए, उसके बाद 2 मिनट बैठे वो, उन्होंने कहा चलो मैं ट्रेडमिल पे वॉक कर लूँ, चलते चलते गिर गए वो, कार्डियक अरेस्ट हुआ, डेथ हो गई उनकी। तो ये हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, ये इट इज़ द मोस्ट कॉमन लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एडल्ट्स। यहाँ पे अगर दर्द हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए? डिपेंड करता है कि वो किस वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा लंग्स भी है, यहाँ पर हमारा हार्ट भी है। तो जैसे मेरे पास मरीज आएगा, सबसे पहले मैं उससे पूछूंगा कि चोट लगी थी, गिरे थे, कुछ हुआ था, क्योंकि ट्रॉमेटिक कॉज मोस्ट कॉमन कॉज होता है चीज़ों में। तो अगर वो बोलेगा कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मेरा ट्रॉमेटिक कॉज हट गया। अब मुझे नॉर्मल पूछना होगा कि अब यहाँ पर लंग्स और हार्ट बचा। अ, तो मैं दो चीज़ें के क्वेश्चन पूछ लूँगा रेस्पिरेटरी कॉजेज के लिए, क्योंकि लंग है, और हार्ट के लिए क्योंकि यहाँ पर मतलब रेस्पिरेटरी कॉज के लिए पूछना होगा क्योंकि यहाँ पर लंग है, और कार्डियोवैस्कुलर कॉज के लिए पूछना होगा क्योंकि यहाँ पर हार्ट है और एसोसिएटेड आर्टरीज है उसकी। तो अकॉर्डिंगली फिर मुझे जब बताएगा वो अपनी कि उसको क्या क्या दिक्कत हो रही थी, उसके बाद उसकी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराऊंगा। अगर मुझे लग रहा होगा कि यार एक्सरे में मतलब लंग्स में कोई दिक्कत है, तो मैं एक्सरे कराऊंगा, तो उसमें दिख सकती है फिब्रोसिस, कहीं ल्यूसेंसी दिख सकती है, तो मुझे समझ में आ जाएगी हाँ इसके लंग कॉज हो सकता है। फिर मैं उसकी और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराऊंगा। अगर वो बोलेगा कि अगर एक्सरे में सब कुछ सही आता है, तो फिर मुझे लगता है कि हार्ट हो सकता है, तो फिर मैं ईसीजी एक बार करवा लूंगा। एक बार मुझे इको करानी पड़ सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि क्या दिक्कत है। पर करवानी सबसे पहले बेसिक ही होती है। ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट इको करा ली, डायरेक्ट आप एमआरआई करा ली, नहीं, बेसिक से शुरू करो। बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस आपने करा ली कि अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे एक अचानक से दर्द हुआ था और वो दर्द आपके हाथ में फैल रहा था, तो रेडिएट कर रहा था हाथों में, तो इसका मतलब होता है एमआई है, हार्ट अटैक है। कि वो एपेक्स पे, आर्म्स पे रेडिएट करता है, तो वो हो सकता है। तो उसके लिए बेसिक इन्वेस्टिगेशन एक्सरे ईसीजी करानी होती है। तो ईसीजी में करवाऊंगा तो हार्ट का पता चल जाएगा कि हाँ हार्ट में कैसा काम कर रहा है, वेव्स बता देती हैं। तो ऐसे बस बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराओ। अगर बेसिक इन्वेस्टिगेशन में पकड़ में आ गई बीमारी, आ गई पकड़ में, उसका ट्रीटमेंट आप शुरू कर दो। अगर नहीं आती है तो फिर आप ऊपर वाली पे जाओ, एमआरआई कराओ, सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है, इको की पड़ सकती है, क्या पता वॉल्व्स में कोई दिक्कत हुई, तो इको से पता चल जाएगा कि हाँ ये वॉल्व फ्लटर कर रही है, इसमें दिक्कत है। फिर उसका अपना ट्रीटमेंट होता है, डिपेंड करता है कौन सी वॉल्व है, आपकी एज क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि ये ट्रीटमेंट होगा। स्ट्रेट अवे हम नहीं कर सकते। मान ले मेडिकल सेक्टर में सबसे ज़रूरी आज के टाइम पे तुझे लगता है कि ये चीज़ आज होना ज़रूरी है, फिर वो मतलब मरीज के लिए हो या मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हो? मतलब मरीज के पीओवी से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जो होनी चाहिए, वो इंश्योरेंस होना चाहिए। बिकॉज ये मतलब यू आर जस्ट अ हॉस्पिटल विल अवे टू गो इन टू बैंक्रप्सी, इसीलिए आपके पास में एक इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। एक बार अगर आप हॉस्पिटल चले गए तो इतनी चीज़ों के बिल लग जाते हैं ना, वो बहुत भारी पड़ जाता है वो। तो फिर वो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई कितना ज़रूरी था इंश्योरेंस लेना। अभी इंश्योरेंस आप प्रीमियम एक साल का आप 30-40 हज़ार भर रहे हो, आपको बहुत महंगा लग रहा होगा। पर जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए किसी भी बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, जब बिल आएगा ना 20-20 लाख रुपए का, तब लगेगा कि अरे 30 हज़ार रुपये सस्ते पड़े थे। और ये होता है, ये होता है, बहुत होता है।
और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए? मेडिकल स्टूडेंट के लिए आज के समय में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये चीज़ है कि आप जितना अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो आप अपना टाइम यूटिलाइज कर लो, क्योंकि कंपटीशन बहुत गंदा हो चुका है। चाहे आप नीट यूजी ले लो चाहे नीट पीजी ले लो। मेरे टाइम में नीट यूजी में हुआ था, मैं जब नीट यूजी 2018 दिया था तो मेरे 597 नंबर थे। तो उसमें भी मैंने बताया था मेरी फिजिक्स ने मेरे को बचाया था। तो मेरे बायो में नॉर्मली क्या होता है, 360 नंबर के बायो होती है मैक्सिमम मार्क्स, तो इंसान ना जनरली 320 330 नंबर वो अपने अचीव कर लेता है। इजी है। बायो में 360 में से 320 25 नंबर आना बहुत कॉमन है, लोगों के आते हैं। मुझे भी लगा कि आ जाएंगे। मेरा टारगेट ये था कि मैं छः मतलब फिजिक्स होती थी 180 नंबर की, केमिस्ट्री 180 नंबर की, जूलॉजी 180 नंबर की, बॉटनी 180 नंबर की, तो टोटल बायो हो जाती थी 360 की। फिजिक्स केमिस्ट्री 180 180। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि फिजिक्स केमिस्ट्री में जो 360 बन रहे हैं उसमें मैं 300 तो आराम से ले आऊंगा। अब मुझे बस इधर बायो में 320 360 30 तो आ ही जाएंगे, तो मेरे एग्रीगेट बन जाएगा 620 से 630 का। बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा मेरे को। तो उस हिसाब से पढ़ा। और जनरली क्या होता है ना कि जो फिजिक्स होती है ना वो आपकी रैंक डिटर्मिनिंग फैक्टर होती है, क्योंकि बायो तो सब पढ़ रहे हैं पर फिजिक्स कोई नहीं पढ़ रहा। बहुत बच्चों के मेरे साथ के दोस्त जिनके बायो में मेरे से ज्यादा नंबर थे 360, मेरे थे बायो में 304 नंबर थे मेरे बायो में। फिजिक्स में मेरे थे 149 180 में से, और केमिस्ट्री में थे 144। और ये उस टाइम पर 2018 नीट के हिसाब से बहुत नंबर थे फिजिक्स में 149। बायो में मेरे साथ बस धोखा हो गया कि मुझे लग रहा था कि 320 330 आ जाएंगे, पर वो आए मेरे बहुत कम। और बस फिजिक्स ने बचा लिया। अगर फिजिक्स में गड़बड़ कर जाता तो मैं रह जाता। तो उस टाइम पर मेरी रैंक बन रही थी 597 नंबर पर 1739, ये मेरी रैंक थी नीट 2018 में। और उसके अगले ही साल जब नीट 2019 हुआ, कंपटीशन इतना बढ़ गया कि 600 नंबर जिसके थे उसकी 8000 के अराउंड रैंक है। और आज के समय में अगर 600 नंबर, अभी नीट 2024 जो हुआ है इसमें अगर आपके 600 नंबर है ना आपकी लाखों में रैंक है। आपको कंपटीशन बढ़ कुछ, गया। हाँ। वो एक्चुअली क्या, मुझे लगता है कि इंजीनियर बनने के लोग अब उग गए थे, तो उन्होंने कहा साहब चक्कर ये बच्चों है कि डॉक्टर आज के समय बनाएंगे। में ना, आज के समय में एक तो भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है, दूसरी चीज ना रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। टेलीग्राम पर इतने सारे पेजेस है ना, आपको सब मिल जाएगा। मेरे को एमबीबीएस की वीडियोस मिल जाती हैं। हाँ। आज के समय में टेलीग्राम हो गया या फिर कुछ भी सोशल मीडिया आप ले लो, सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जो पेड वर्जन होते हैं वो भी आपको टेलीग्राम पर फ्री मिल रहे हैं। वीडियोस फ्री मिल रही हैं आपको। तो लोग पढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज सबके पास में है, सब पढ़ रहे हैं, दबा के पढ़ रहे हैं। कंपटीशन इसकी वजह से हाई हो रहा है, प्लस लोग बढ़ रहे हैं। इंडिया में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत है। इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, उसके बावजूद आज भी हम इलाज के लिए परेशान रहते हैं। मतलब जिसके पास पैसा है ना, जिसके पास पैसा है उसके पास तो सब कुछ है। नहीं मतलब वो गलती से भी नहीं सुन, मेडिकल डॉक्टर्स यार, जो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं ना, जो प्रॉपर गवर्नमेंट में अच्छी रैंक लेके आके जो बंदा डॉक्टर बनता है, वो नॉलेजेबल होता है। लेकिन वो बैठा ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे, मैं मान ले अगर मेरा एक प्रोडक्शन है और मैं काफ़ी अच्छे वीडियो एडिटिंग करता हूँ, काफ़ी अच्छा मैं कैमरा हैंडलिंग कर ले रहा हूँ, काफ़ी अच्छी स्क्रिप्टिंग कर देता हूँ, लेकिन मेरे पास अगर कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, मेरे पास एक अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास एडिटिंग के लिए एक सिस्टम नहीं है, तो मैं अपना टैलेंट दिखा ही नहीं पाऊंगा। ऐसे ही मुझे लगता है कि मेडिकल में जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर्स की नॉलेज जो काफ़ी अच्छी होती है, वो चंद मिनटों में आपको सारी चीज़ें बता देते हैं, बहुत काम होकर सारी चीज़ें समझा लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन उनके पास जो रिसोर्सेज वो सब बेकार होते हैं। जब तूने बताया कि भाई स्लीपिंग साइकिल बहुत खराब होती है डॉक्टर्स की, मतलब कितना मेंटली डॉक्टर कितना इसका इसका प्रेशर में रीजन रहता होगा। इसका रीजन ये है कि जिस भी हॉस्पिटल में हम होते हैं ना, हमें दवाइयाँ वो ही देनी है जो उस हॉस्पिटल में मिलती होंगी। अच्छा। हाँ। अब अगर उस हॉस्पिटल में वो दवाई कोई बीमारी है, अब उसका मुझे पता है कि यार ये ट्रीटमेंट है इसका बेस्ट, ये मुझे देना है, पर वो हॉस्पिटल में फ्री मिलती नहीं है दवाई, तो मैं वो नहीं लिख सकता। हाँ ये है कि मैं दूसरे किसी छोटे से टुकड़े पर लिख कर दे दूंगा मरीज को, बोल दूंगा कि अगर ये आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये आप खा लो, पर मुझे पर्चे पे वही लिखना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल होती है वो डिपेंड करता है। अब जैसे मेरा हॉस्पिटल है, मेरे यहाँ हज़ारों पेशेंट्स आते हैं दिन में, बहुत हज़ारों पेशेंट, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बीमारी के आते हैं। मेरे एमआरआई नहीं है। जबकि मेरा जो हॉस्पिटल है, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, वो ईस्ट दिल्ली का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हमारे एमआरआई नहीं है। हमारे यहाँ जब कोई मरीज आता है हमें लगता है कि यार इसकी एमआरआई करानी है तो उसको हमें
दूसरे हॉस्पिटल रेफर करना पड़ता है। अब वो वहाँ जाएगा, वहाँ पर वो डेट लेगा एमआरआई की, फिर वो कराएगा, फिर वापस आएगा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो वो लूप में ही फंस जाता है इंसान ना, और फिर मरीज ऐसे ही परेशान हो जाते हैं कि इलाज नहीं हो पा रहा सही, ये क्योंकि रिसोर्सेज गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं होती हैं। ऐसी नहीं है कि सारे में नहीं है, कुछ कुछ में, जैसे मेरे में नहीं है। अब जैसे आप जो डी का एक और मेडिकल कॉलेज है मौलाना आज़ाद, उसके साथ में जो जीबी पंत हॉस्पिटल है, वो भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके सब कुछ है। तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें अवेलेबल। अगर मैं जैसे एलएनजेपी में बैठा हुआ हूँ तो मेरे पास रिसोर्सेज है, मैं अच्छा पेशेंट ट्रीट करूंगा। अब मैं किसी और जगह पर हूँ जहाँ पर वो रिसोर्सेज नहीं है, तो मेरे को तो, मैं आंखों से तो नहीं बता सकता ना कि इसके ब्रेन के अंदर यहाँ पर ट्यूमर है। मुझे उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करानी होगी, एमआरआई कराना होगा, सीटी स्कैन कराना होगा। तो अगर मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगी तो मैं कैसे बता पाऊंगा। जब तुम डॉक्टर लोग हड़ताल पे जाते हो तो उस समय मरीजों को कोई देख रहा होता है या नहीं देख रहा होता है तब? इमरजेंसी चल रही होती है। अब इमरजेंसी हम इसलिए चलाते हैं, जैसे प्रोटेस्ट होता है कोई भी, तो हम क्या करते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जैसे ओपीडीज हो गई, वो बंद कर दिया। ओपीडी में मरीज कौन सा आता है, डॉक्टर साहब मेरे यहाँ दर्द हो रहा था, मेरे यहाँ चोट लग गई थी, मेरे यहाँ घाव हो गया, ऐसे मरीज आते हैं ओपीडी में। तो ये हम बंद कर देते हैं। पर जो इमरजेंसी होती है कि ट्रॉली के नीचे बाइक आ गई, पेशेंट का पैर पैर कट गया, हाँ, आरटीए के केसेस जो आते हैं वो इमरजेंसी में आते हैं। किसी को अचानक से एमआई हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एकदम से सीजर्स आ गए किसी को, दौरे पड़ना, तो वो इमरजेंसी में आता है। तो इमरजेंसी हम कंटिन्यू करते हैं कि हाँ, इमरजेंसी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो जान माल का खतरा है। अब मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, 2 दिन तक हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है। पर अगर मेरे अभी सीजर हो रहा है। पर मैंने देखा है यार, मैं मतलब कोविड के टाइम पे, कोविड रिसेंटली गया ही गया था, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। और मैंने एक एक हॉस्पिटल के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो मैं नॉर्मली फुटेज कवर कर रहा था इधर उधर के, बस शहर के माहौल के, कि यहाँ ये क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है। तो मैं ऐसे ही नॉर्मल जनरल घूमते हुए हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँच गया मैं अपना। और वहाँ मैंने देखा कि लगभग लगभग 80 साल का एक, बहुत 80 साल तो होगा, बहुत पतला दुबला सा बुजुर्ग इंसान। और उसको बाहर अंदर से गोद में उठा के, उसका गरीब परिवार था वो, उनके पहनावे से और उनके लग दिख रहा था बहुत गरीब परिवार से, गाँव के कोई गरीब परिवार का कोई रहा होगा वो। और गोद में लेके आ रहा है उसकी, वो जो लड़का था वो पकड़ा हुआ था, उसके पीछे था उसकी वाइफ थी, आ, उस लड़की तो वो पकड़ के लेके आ रही है। वो पूरी जाके एक ई रिक्शा में उन्होंने बैठाला, वो सब चीज़ किया। तो उस टाइम पे मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जो क्या बोलते हो आप उसको, ट्रॉलीज वगैरह स्ट्रक्चर्स और ये व्हील चेयर्स वगैरह, तो ये मरीजों को प्रोवाइड क्यों नहीं हो रहे होते डिपेंड करता है ना, रिसोर्सेज ही नहीं थी। अब कोविड ऐसा तो नहीं है हैं? कि मैंने हर रखे चार हुए साल हैं। पर 5 साल में आया है, पहली बार आया है कोविड। कभी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं हमारे इंडिया के ही ले लो या पूरी दुनिया के आप ले लो, किसी को पता ही नहीं था हमें प्राइमरी हमें करना क्या है, कितनी हमें चीज़ें चाहिए। स्टार्टिंग में पीपी जो हमारी किट होती थी, पीपी किट जो हम पहनते थे, वो भी अवेलेबल नहीं थी। मेरे जो सीनियर्स थे, वो जब कोविड चल रहा था, मैं तो थर्ड ईयर में था शायद, तो मैं तो घर पे बैठा हुआ था। पर जो मेरे सीनियर्स थे वो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, उनको एक पीपी किट मिलती थी पूरे दिन में। सुबह वो पहनेंगे, शाम को उतारेंगे। और वो ऐसी किट थी कि आप, ऐसा नहीं है कि आप खोल लो, आपको वॉशरूम जाना है आपको रोक के रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने खोल ली वॉशरूम करके आ गए वापस पहन ली, नहीं, आपको पहननी है। मेरे तो कितने सीनियर्स मेरे बेहोशी में गिरे हैं। मई जून की तो बात है, कितनी गर्मी होती थी और इतनी रिसोर्सेज तो थी नहीं, इतना मरीज आ रहा था, और एक ही बीमारी का मरीज आ रहा था, और सबको ये भी नहीं पता कि ट्रीटमेंट क्या देना नहीं, है। उस समय तो मेरे को ये लग रहा था कि कोई भी बीमारी आ रही है कोविड है। हाँ, कोई भी बीमारी। ये एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, NH-19 पर। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल देता हूँ, नाम नहीं लेता उस हॉस्पिटल का। उसमें मॉक ड्रिल हुआ, उन्होंने ऑक्सीजन बंद कर दी और काफ़ी सारे पेशेंट्स मर गए। तो ये तो मतलब आप वो, और उसका बयान क्या था, न्यूज़पेपर में उसका बयान भी आया था प्रॉपर। वो बोल रहा है कि हम ये चेक कर रहे थे कि कौन लोग बचेंगे और कौन लोग मर जाएंगे, हम मॉक ड्रिल इसलिए कर रहे थे। आप अगर एक हॉस्पिटल चला रहे हो, आप उसमें न्यूज़पेपर में आपका ये बयान आप दे रहे हो कि मैं सिर्फ ये देख रहा था ऑक्सीजन बंद करके कि कितने लोग बच रहे हैं और कितने लोग मर जाएंगे, तो फिर वो ऑक्सीजन ले ही क्यों रहे थे? तो मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखता हूँ हमारे सिस्टम में, ऐसे देखता हूँ। रिसेंटली मतलब जब मैंने मास कम्युनिकेशन किया था तो मेरा मन था कि मैं एक अच्छा पत्रकार बनूँ। लेकिन मुझे समझ में आया कि नहीं यार, अगर आप अच्छे पत्रकार बनना चाहते हो तो आपको अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा। आपको अपनी फैमिली से रिस्पॉन्सिबिलिटीज
ख़त्म करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये रियल लाइफ़ है। आप एक फ़िल्म में नहीं हो कि आप अगर आज आप गवर्नमेंट के खिलाफ या भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हाँ, हाँ, उनके बिल्कुल, आप उनके खिलाफ खड़े हो गए और अब वो आप उनको लड़ लोगे, पीट दोगे, आप पूरे शहर की पुलिस आपके पीछे लग गई है, लेकिन आप फिर भी किसी के काबू में नहीं आ रहे हो, आपने सबक सिखा ही दिया है। तो आज के टाइम पे एक अच्छा बनना इतना बड़ा टफ़ हो गया है कि आप चाहकर भी ना लोगों की मदद नहीं कर पाते हो।